we already completed the functions of wholesaler. Today we are going to complete the types of wholesaler and what is the meaning of retailing, who are retailers and what are the functions and types of retailers. ठीक है, हम ये कंप्लीट करेंगे. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैनल डिसीजन. ठीक है, चैनल डिसीजन बाय टेकिंग बाय डिफरेंट कंपनीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए. So in last class we discussed about the wholesaler. So who is going to tell me about what are the basic advantages and functions of wholesaler? Who is going to tell me about it? क्या होता है function wholesaler का? What are the various functions of wholesalers? Who is going to tell me about it? पहला फंक्शन तो है बाइंग एंड असेंबलिंग, क्योंकि वो बल्क परचेज करता है होलसेलर, तो वो बाइंग करता है उस प्रोडक्ट का एक जगह पर, उसे सबको असेंबल करता है. और फिर दूसरा आ जाता है वेयर हाउसिंग, क्योंकि वो बल्क परचेज कर रहा है होलसेलर, तो फिर वो उसको एक अच्छे स्टोरेज में रखेगा, एक अच्छे वेयर हाउस में रखेगा, जहाँ पे वो प्रोडक्ट सेफ रहेगा और जब जब सप्लाई की जरूरत हो तो सप्लाई कर सके. फिर ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, तो वो जितना भी बल्क परचेज है उसको एक अच्छे वे में पैक करेगा कि अगर किसी रिटेलर को देना तो वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाए, और पैकेजिंग अच्छी होगी तो फिर प्रोडक्ट भी सेफ रहेगा. और फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, तो पूरा जो फैक्ट्री से लेकर रिटेलर के बीच का जो पूरा एक ट्रांसपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं होलसेलर मदद करता है उस चीज में, पूरा ट्रांसपोर्टेशन में. फिर रिस्क बेयरिंग है, क्योंकि वो बल्क परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, इन केस अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उसको लॉस ही होगा, तो फिर भी वो एक रिस्क बेयर करके बल्क में परचेज कर रहा है कि आगे जाके रिटेलर को सेल करें. और डिस्पर्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, अब जो भी गुड्स है वो होलसेलर के थ्रू ही पहले रिटेलर के पास जाएंगे, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्रोडक्ट का वो होलसेलर का ही एक स्टार्ट होगा होलसेलर से. Very good. So we already discussed about the basically functions or and importance of wholesaler. Wholesaler कौन होते हैं? They are the basically mediator between the manufacturer and retailer. They are basically a reseller. वो reseller होते हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको वापस से दोबारा सेल कर देते हैं. मतलब they are buyer as well as they are seller. ठीक है, कौन ये होते हैं? ये होते हैं wholesaler. ठीक है, अब जब हम टाइप्स ऑफ होलसेलर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत टाइप के होलसेलर्स हैं, उनके टाइप्स लिखिए. फर्स्ट मर्चेंट होलसेलर, मर्चेंट होलसेलर, मर्चेंट होलसेलर, स्पेशलिटी होलसेलर, स्पेशलिटी होलसेलर, इंटरनेट होलसेलर्स, इंटरनेट होलसेलर्स, full service wholesalers, full service wholesalers, full service wholesalers, limited service wholesalers, limited service wholesalers, discount wholesalers. ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ होलसेलर्स है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मर्चेंट होलसेलर का, तो ये कौन होते हैं? ये सबसे कॉमन टाइप के होलसेलर्स हैं. सबसे पहले ये क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे मैन्युफैक्चरर से, अपने पास ये स्टोर कर लेंगे एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिटेलर को प्रोडक्ट को सेल करेंगे. उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा बेसिकली मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे, तो होलसेलर के पास सोल डिसीजन होगा कि उन्हें किसे बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी उनके रिटेलर कौन होंगे. ठीक है, ज्यादातर ये एफएमसीजी जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली ज्यादातर आपके मर्चेंट होलसेलर को यूज करती हैं. वो मर्चेंट होलसेलर को अपने प्रोडक्ट को बेच देती हैं, सेल कर देती हैं. एंड नाउ मर्चेंट होलसेलर जो है दे आर गोइंग टू स्टोर द प्रोडक्ट एंड दे विल गिव द क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी, और बोल सकते हैं जितना डिमांड होगा रिटेलर का उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर को सेल कर देते हैं. तो दे आर नोन एज अ मर्चेंट होलसेलर. ठीक है, तो मर्चेंट होलसेलर सबसे कॉमन टाइप का होलसेलर है. ठीक है, इसमें लिखिए क्या होता है मर्चेंट होलसेलर, एक लाइन लिखिए सिर्फ इसमें.
wholesaler who buy all sorts of different wholesaler who buy all sorts of different and profitable items from the different manufacturer store them and sell them to the retailers. मर्चेंट होलसेलर में लिखिए होलसेलर हु बाय ऑल शॉर्ट्स ऑफ SORTS शॉर्ट्स ऑफ different and profitable items from different manufacturer store them and sell them to the retailers यानी मर्चेंट होलसेलर्स कौन है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को खरीद रहे मैन्युफैक्चरर से, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, यहाँ पर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, जो बड़ा व्यापार, हिंदी में इसको कहते हैं बड़ा व्यापारी, मर्चेंट्स आर नोन एज दैट, राइट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का सब लोगों से, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मान लो कोई सोप मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई मान लो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये ज्यादातर FMCG प्रोडक्ट्स में ज्यादातर ये काम करते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर अपने पास स्टोर कर लेंगे, और जहां पर होलसेलर का जितना लोकेशन है या फिर उनके जितने भी रिटेलर्स हैं, उनको वो प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे यानी सेल कर देंगे। क्लियर हो गया मर्चेंट होलसेलर्स कौन होते हैं? आकांक्षा, वेद, मुस्कान एंड अदर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। प्रोडक्ट का कुछ ऐसा सेंस नहीं होता कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं, बल्कि ये FMCG प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। याद रखिएगा कि these type of wholesalers are dealing in FMCG products. क्लियर है? नेक्स्ट, स्पेशलिटी होलसेलर्स। अब जैसे वो जो मर्चेंट होलसेलर्स थे, वो तो बहुत ज्यादा सारे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाते थे, FMCG के जो आपके जनरल यूज के प्रोडक्ट होते हैं। बट जब भी हम स्पेशलिटी होलसेलर की बात करेंगे, ये वैसे होलसेलर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी चश्मे की है, तो सिर्फ चश्मे का ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एज अ होलसेलर वो रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही या दो प्रोडक्ट में वो डील करेंगे। यानी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ वो डील करेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट कुछ पर्टिकुलर कंपनी से वो परचेज करके एज अ होलसेलर वो एक्ट करेंगे। बहुत सारी कंपनीज अपने होलसेलर भी बेसिकली खुद ही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को तय करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वो अग्रीमेंट करेंगे और उनको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मानेंगे, और बस उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो होलसेलर होगा। यानी कि जैसे मर्चेंट होलसेलर में क्या था कि वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद रहा था, स्पेशलिटी में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ स्पेशल कैटेगरी, स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में वो डील करेंगे। जैसे कुछ होलसेलर सिर्फ और सिर्फ फुटवेयर्स के हैं, तो वो सिर्फ फुटवेयर्स में डील कर रहे हैं, कोई सिर्फ और सिर्फ स्पेक्स के हैं तो स्पेक्स में कर रहे हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ क्लोथ्स के हैं तो सिर्फ क्लोथ्स में कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के साथ डील करे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें लिखिए स्पेशलिटी होलसेलर्स मनी, जैसे आपने सुना होगा, इसमें लिखिए स्पेशलिटी होलसेलर्स। देखिए होलसेलर सबका एक काम तो होगा कि वो स्टॉक करेगा आइटम, क्योंकि वो बल्क में परचेज करता है, तो दे विल डेफिनेटली स्टॉक द आइटम। So that is the common thing in every types of wholesaler, that first they will buy it from the manufacturer and they will store it. Clear है ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट होलसेलर लेता है तो इतना बल्क में लेता है, लेकिन अगर हम रिटेलर्स देखें ना, तो रिटेलर्स हमारे बहुत टाइप के हैं, छोटे रिटेलर्स, बड़े रिटेलर्स। अब कुछ ऐसे हमारे घर के आसपास वाले जो रिटेलर्स होते हैं, उनको उतना ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो मे बी हो सकता है कि वो एक कार्टून बिस्किट का ले, एक कार्टन बिस्किट का ले, लेकिन इन दैट केस उनकी जितनी रिक्वायरमेंट जैसे रिटेलर्स होते हैं उस हिसाब से होलसेलर उनको पास करता है, तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो स्टॉक सारे होलसेलर्स करेंगे, ये एकदम क्या है, कॉमन बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्पेशलिटी होलसेलर में, स्पेशलिटी होलसेलर स्टॉक आइटम्स
belonging to a specific industry, belonging to a specific industry और प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगा, यानी क्लोथ्स इंडस्ट्री या कुछ एक क्लोथ मतलब एक टाइप का कोई इंडस्ट्री, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या कोई भी, या फिर कोई प्रोडक्ट कैटेगरी यानी एक तरीके का कोई प्रोडक्ट, तो इसको हम कहते हैं स्पेशलिटी होलसेलर, ठीक है। लेकिन स्पेशलिटी होलसेलर और मर्चेंट होलसेलर में एक डिफरेंस क्या है कि मर्चेंट होलसेलर उतना नॉलेजेबल नहीं होता, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, बट द स्पेशलिटी जो होलसेलर्स होते हैं दे आर द नॉलेजेबल पीपल, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट और एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन और पर्टिकुलर 1 or 2 प्रोडक्ट लाइन, तो दे हैव अ फुल आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर्स, एवरीथिंग, तो दे आर द नॉलेजेबल होलसेलर्स, राइट। तो वो नॉलेजेबल होते हैं, और ये जो है ये बेसिकली वही फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसा रिटेलर का डिमांड होता है वैसी प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का देख लीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको मोबाइल का 100% नॉलेज होगा, हर चीज, बिकॉज दे आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर स्पेशल आइटम, राइट। तो यहाँ पर यही चीज है स्पेशलिटी होलसेलर। नेक्स्ट आइए इंटरनेट होलसेलर्स। लेट हो गया ना 10 मिनट, चलिए। सो हु इज इंटरनेट होलसेलर? नाम से ही पता लग रहा है कि कौन होंगे ये होलसेलर, जो ऑपरेट या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जैसे इंडियन मार्ट सबने सुना है आप लोगों ने, इंडियन मार्ट करके आता है एक पर्टिकुलर होलसेलर की, वो बेसिकली ऑनलाइन साइट है, देखा है आप लोगों ने किसी ने? हाँ वेद? यस मैम। इंडिया मार्ट करके, इंडिया मार्ट है आई गेस, ठीक है। तो उसमें, हाँ बोलो वेद। यस मैम, है इंडिया मार्ट ही है। हाँ इंडिया मार्ट है। तो जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा ना, तो whatever you want to buy you will get everything in bulk and बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में वो आपको सेल करेंगे। मतलब होलसेलर जो है ना वो आपको कंज्यूमर को नहीं सेल करते, वो रिटेलर को सेल करते। तो रिटेलर के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी होता है, जैसे मान लीजिए 20 पीसेस, 25 पीसेस, राइट। सो दे आर होलसेलर्स, वो होलसेलर्स है। तो यहाँ पर इंटरनेट होलसेलर का मतलब यही है कि जो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वी कैन से ऑनलाइन मीडिया। तो इसमें लिख लीजिए, ये तो ऐसे ही समझ आ गया होगा सबको, इंटरनेट मर्चेंट। तो इसमें लिखिए these wholesalers operate and conduct transaction using the internet, ठीक है। और ज्यादातर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ कॉस्ट जो होता है, जैसे आप कभी कोई डीलिंग कॉस्ट एंड ऑल, ये आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपको नेटवर्किंग के लिए आपको अलग अलग रिटेलर से जो मिलना पड़ता है, वो सब कॉस्ट इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो कंपैरेटिवली जो है नॉर्मल जो होलसेलर्स है उनसे इनका जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का थोड़ा लो होता है, ठीक है। सो दे यूजुअली सेल द गुड्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, एंड सेव द मनी बिकॉज ऑफ दे हैव वर्चुअल ऑफिसेस। इनका कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल ऑफिस आपको बहुत रेयर मिलेगा, ज्यादातर इनके वर्चुअल ऑफिसेस हैं, ठीक है। लाइक इनका साइट वगैरह आपको मिल जाएगा एंड यू जस्ट नीड टू डील एवरीथिंग ऑनलाइन, क्लियर है। एंड दे डोंट एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस वगैरह भी इनको ज्यादा जरूरत नहीं है हर एक प्लेस और लोकेशन पे बनाने का। यहाँ पर ये वर्चुअली हर चीज डील कर रहे हैं, तो इनको पर्टिकुलर बहुत सारे ऑफिसेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनको हम कहते हैं इंटरनेट होलसेलर्स। समझ में आया? दिख रहा है होलसेलर्स, what kind of warehouses they have, and just see the quantities. These are the wholesalers. दिख रहा है सारी चीजें आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। These are the wholesalers.
ठीक है। सर्विस होलसेलर्स, फुल सर्विस होलसेलर्स कौन होते हैं? हु आर द फुल सर्विस होलसेलर्स? तो फुल सर्विस होलसेलर्स जो होते हैं, जो ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। लिखिए, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ। These kinds of wholesalers are usually found in consumer durables or engineering product industries ठीक है, engineering product industries. These wholesalers provide full service. These wholesalers provide full service, including stocking inventories, operating warehouses, order picking, delivery, training sales associates, supplying credit promotion to the end retailer, यानी कि सबने लिख लिया है? चलिए, these kinds of wholesalers usually found in consumer durables or engineering products industries. These wholesalers provide full service, including stocking inventories, operating warehouses, order picking, delivery, training sales associates, supply credit promotions to the end retailer. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेसिकली फुल सर्विस होलसेलर है, दे आर नॉट ओनली एंगेज्ड इन द सम एक्टिविटीज लाइक स्टॉक करना बस प्रोडक्ट को और फिर सेल करना, ये हर चीज करेंगे रिटेलर्स के लिए। यहाँ तक कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में और इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट्स यानी मोबाइल फोन्स वगैरह में होते हैं। यहाँ ये आपको ट्रेनिंग भी देंगे, अगर रिटेल में कोई ट्रेनिंग या कोई ट्रेनर मतलब बेसिकली आपकी सेल्स एसोसिएट्स वगैरह हैं तो उनको ट्रेनिंग भी देंगे, प्रोडक्ट को रिटेल तक डिलीवर भी करवा देंगे, यानी ऑर्डर के बाद जो पिकिंग और जो डिलीवरी वगैरह जो भी होगा, सारा का सारा जो काम होगा ये होलसेलर करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखते होंगे, सुधा का सब लोगों ने देखा है वो ट्रक? यस मैम। तो देखते हो डेली मॉर्निंग में वो खुद से आकर के सबको दे जाता है, रिटेल जितने भी शॉप्स है सब में खुद जाकर के वो डिलीवर करके आते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह को, ये अपने जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो लाइक यहाँ पर ये फुल सर्विस होलसेलर्स हैं जो हर टाइप की जो सर्विस रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए है, सारा का सारा वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये नॉलेजेबल होते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स या फिर टूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ऑटो स्पेयर्स हो गए, तो ये सारी चीजों में ये डील करते हैं। और अगर किसी रिटेलर को उसको सेल करना है बट दे कांट एबल टू यूज इट, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी ये होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग भी देंगे, प्रमोशंस, इंश्योरेंस, जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो उसकी फैसिलिटी रिटेलर्स को देंगे, तो फुल सर्विस देंगे। तो ये होते हैं फुल सर्विस होलसेलर्स। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, होलसेलर्स नेवर डील विद द कंज्यूमर्स, they always deal with the retailers. And if as a consumer you are going to buy the bulk product, then they are not going to consider you as a consumer, but they are consider you as a retailer. ठीक है, यानी अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए होलसेलर के पास जाओगे, they are never give you product in that way. Definitely they maybe they will sell it to you, but they have some certain amount of that, कि like 12 लेना पड़ेगा पैकेट, 20 लेना पड़ेगा, like this. ठीक है, कभी what I saw, I asked for the one way of selling, like wholesalers always sell the product to the retailer in bulk, but not as extreme bulk, but a certain amount is decided. तो full service wholesalers clear हो गए?
आकांक्षा, मुस्कान, वेद? Yes, Next. ma'am. Yes, ma'am. Limited service wholesalers. What is limited service wholesalers? लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स. लिमिटेड सर्विस होलसेलर बिल्कुल फुल सर्विस होलसेलर के ऑपोजिट है, यानी कि वहां पर आपको हर टाइप के सर्विसेज, जो भी सर्विसेज रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए चाहिए था, दे आर डूइंग दैट, राइट. बट इन द लिमिटेड देयर सर्विसेज आर लिमिटेड, मतलब सर्विस कुछ लिमिट में हम लोग करेंगे, ठीक है. सर्विस कुछ होलसेलर्स लिमिट में देंगे, किसको? रिटेलर्स को. इसमें लिखिए these wholesalers offer fewer services to their customers. Customers उनका कौन है? रिटेलर. To their retailers, like only stocking, only delivery, only stocking, only delivery, ठीक है. यानी कि ये बस एक या दो फंक्शंस करेंगे, या तो ये पूरा स्टॉक करके रखेंगे, तो स्टॉक होगा, रिटेलर को खरीदना खुद आएगा, खुद ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उठाएगा और प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, या तो ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करा देंगे, प्रोडक्ट को डिलीवर करा देंगे, बस, ठीक है. दे आर नॉट गोइंग टू गिव द अदर बेनिफिट्स लाइक ट्रेनिंग एंड ऑल, दे आर नॉट गोइंग टू गिव दैट, ठीक है. सो दे आर नॉट गोइंग टू असिस्ट देम एज वेल. कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डिलीवर करा देंगे प्रोडक्ट, दैट्स इट. मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का काम या तो कराएंगे, या तो सिर्फ स्टॉकिंग का काम कराएंगे, यानी कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज बस देंगे रिटेलर्स को, बस, ठीक है. अब इसमें भी दो टाइप के होलसेलर्स हैं. एक है कैश एंड कैरी होलसेलर्स और एक है ट्रक होलसेलर्स. एक है कैश एंड कैरी होलसेलर्स और एक है ट्रक होलसेलर्स. कैश एंड कैरी होलसेलर्स वो हैं जो लिमिटेड लाइन को, कुछ फास्ट मूविंग गुड्स वगैरह हो जाता है, एफएमसीजी गुड्स जिसको हम कहते हैं, तो एफएमसीजी गुड्स वगैरह में ये हैंडल करते हैं, और ये कुछ सेल करते हैं स्मॉल रिटेलर्स को, और सिर्फ सेल कर देंगे स्मॉल रिटेलर्स को, ठीक है. और या तो फिर वो डिलीवर भी नहीं करेंगे. तो ये होता है कैश एंड कैरी होलसेलर्स. कैश दो और प्रोडक्ट ले जाओ, ये सिस्टम है होलसेलर का. कैश दीजिए और रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, बस इनका एक ये काम रहेगा. और ये आगे के फंक्शंस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट पहुंचाना फिर डिलीवरी करवाना, मतलब एक ही चीज करेंगे, कैश एंड कैरी होलसेलर्स, ठीक है. कैश एंड कैरी होलसेलर्स में दो लाइन लिख लीजिए, ये इसी के अंडर में लिमिटेड होलसेलर में कैश एंड कैरी होलसेलर्स, एक है ट्रक होलसेलर्स, दो टाइप के. लिमिटेड होलसेलर है तो लिमिटेड होलसेलर के अंडर में दो आएगा आपका, एक है आपका कैश एंड कैरी होलसेलर और एक है ट्रक होलसेलर, ठीक है. तो ये आपके लिमिटेड होलसेलर में आएगा. और ये आपका कौन है? फोर्थ नंबर टाइप ऑफ होलसेलर. पहला कौन सा था? मर्चेंट होलसेलर. दूसरा कौन सा था? सेकंड कौन सा था? Specialty wholesaler. स्पेशलिटी था. तीसरा था इंटरनेट. Internet. चौथा था आपका Full सर्विस. सर्विस और ये फिफ्थ है आपका लिमिटेड सर्विस. हाँ लिमिटेड सर्विस वेयर हाउस, ठीक है. नेक्स्ट कैश एंड कैरी होलसेलर्स में लिखिए who handled limited line of FMCG goods, who handle limited line of FMCG goods, comma, sale to the small retailers, and don't deliver goods, retailer have to deliver the goods themselves. यानी कैश एंड कैरी होलसेलर्स में क्या हुआ, ये लिमिटेड सर्विस होलसेलर्स में आया. यहाँ पर जो गुड्स है, जो गुड्स के साथ डील हो रहा है, होलसेलर के पास स्टॉक है. मैं एक रिटेलर हूँ, मान लीजिए कि मैं एक रिटेलर हूँ, मैं गई, मैंने कैश दिया, पैसे दिए. मैं एक स्मॉल रिटेलर हूँ, मैंने कैश पैसे जो भी मुझे देना था दे दिया. उसके बाद मेरा जो गुड्स है, कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ एफएमसीजी गुड्स के साथ ये काम करेंगे, जैसे मर्चेंट की तरह ये सारे के सारे एफएमसीजी गुड्स इनके पास नहीं होगा. और मैं जाऊंगी, खरीदूंगी,
मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो मैं खुद बेयर करूंगी, यानी वहां से लेकर जो डिलीवर कराना होगा मुझे अपने शॉप तक, वो मैं खुद ही क्या करूंगी, उसका खर्चा उठाऊंगी, मैं खुद उसको बेसिकली क्या करूंगी, हैंडल करूंगी। तो दैट इज नोन एज कैश एंड कैरी होलसेलर्स। नेक्स्ट इज ट्रक होलसेलर्स। अब ये ट्रक होलसेलर्स कौन होते हैं? who sell and deliver the goods directly from their vehicles। ठीक है, ट्रक होलसेलर्स कौन होंगे? जो अपने गुड्स को डायरेक्टली सेल करेंगे, कहां पर जाकर के, मतलब who sell deliver the goods directly from their vehicles, यानी अपने व्हीकल से डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर देंगे, यानी कि वो घूमेंगे और रिटेलर्स को बेसिकली क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल करते जाएंगे। तो देयर आर नोन एज ट्रक होलसेलर्स। ठीक है, जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं हूँ, कोई ए शॉप है, मान लीजिए एक शॉप है, ठीक है, इस शॉप मैं चला रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं एक होलसेलर के पास गई और ये होलसेलर ने मुझे क्या किया कि प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट बोला परचेज, मतलब परचेज कर लिया मैंने, बट यहाँ से जो डिलीवर होगा प्रोडक्ट यहाँ मेरे शॉप तक, इसका पूरा जो खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगी। तो ये होता है बेसिकली आपके कैश एंड कैरी होलसेलर, मतलब कैश दीजिए और खुद कैरी कीजिए और जाइए। क्लियर हो गया सर आप लोग? ये ट्रक होलसेलर्स हैं, ठीक है, इनका खुद ही ट्रक अपना चलता है, अपने होलसेलर जो भी है उनका, और वो सीधे प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ट्रक होलसेलर्स इस तरीके का जो ट्रक आप नॉर्मल देखते होंगे जो कैरी करते हैं प्रोडक्ट एक जगह से और वो प्रोडक्ट को डिलीवर करा देते हैं, बट ये इनका सर्विस जो भी होगा that will be limited, they are not going to give extra services। discount wholesalers, discount wholesalers, discount wholesalers, discount wholesalers, नाम से ही पता लग रहा है जो होलसेलर डील करता है डिस्काउंट में, ठीक है, और ये स्टॉक डिस्काउंटेड होता है, या फिर लिख लीजिए इसमें 2 लाइन लिख लीजिए डिस्काउंट होलसेलर्स में, who are discount wholesalers। These wholesalers deals in discounted stock, these wholesalers deal in discounted stock। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि भाई डिस्काउंटेड होलसेलर डिस्काउंट में क्यों बेचेंगे, तो बाकी होलसेलर से कोई क्यों प्रोडक्ट नहीं खरीद लेगा, मतलब उसी से कोई क्यों नहीं खरीदेगा, दूसरे से क्यों खरीदेगा जब डिस्काउंटेड मिल रहा है तो। लेकिन यहाँ डिस्काउंटेड होलसेलर का एक रीजन यही होता है डिस्काउंट में देने का, या तो वो प्रोडक्ट टाइप है ना वो डिसकंटिन्यू होने वाला है, यानी उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म होने वाला है, या तो कुछ खाने पीने की चीजें या फिर स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। तो ऐसे केस में जब कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा या होलसेलर क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है जल्दी से जल्दी सेल हो। यहाँ मैन्युफैक्चरर का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो होलसेलर को प्रोडक्ट दे दिया है, अब होलसेलर के पास स्टॉक पड़ा है, अब वो स्टॉक जो है वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, उसको लॉस ना हो जाए, इन्वेंट्री लॉस ना हो जाए, इसी की वजह से दे आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट ऑन द डिस्काउंटेड रेट, ताकि उनका जो स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखिए दीज होलसेलर्स deal in the discounted stock, these wholesaler deal in the discounted stock। Usually the stock is discontinued, usually the stock is discounted, the stock is discounted either because the product are discontinued, comma refurbished or going to expire soon, या फिर रिटर्न्ड आइटम भी लिख सकते हैं, रिटर्न्ड आइटम, रिटर्न्ड रिटर्न्ड आइटम्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंटेड होलसेलर वही होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट को तब डिस्काउंट रेट में देंगे या तो उसको कंज्यूमर के द्वारा रिटेलर के द्वारा वापस कर दिया गया है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी कि हो सकता है रिटेलर का उतना सेल ना हो, तो ऐसे केस में, ठीक है,
तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि अगर वो स्टॉक जल्दी क्लियर नहीं करेंगे तो उनको ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो विथ मिनिमम मार्जिन वो क्या करते हैं, दूसरे किसी रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा बल्क में जो प्रोडक्ट है वो वापस आ गया, बिकॉज रिटेलर का एज सच वहां पर जहां से रिटेलर ने प्रोडक्ट लिया था वहां उस एरिया में उस प्रोडक्ट का एज सच डिमांड नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास ओवर स्टॉक होगा, ऑलरेडी आप बल्क में डील कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डिस्काउंट रेट में ये प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। एक्सपायर होने वाला हो प्रोडक्ट जल्दी तो कम मार्जिन में सेल कर देना। अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ कि ये चीज का यही काम होता है कि दे आर गिविंग द प्रोडक्ट इन द डिस्काउंटेड रेट। नाउ नेक्स्ट, I think the all type of wholesalers are completed. Anyone have any doubt in the types of wholesalers? अच्छा, तो होलसेलर तो रिटेलर को सेल करता है प्रोडक्ट। अब मुझे भाई, हम कंज्यूमर्स हैं तो हमें कौन सेल करेगा प्रोडक्ट? तो वी जस्ट नीड टू डील विद द रिटेलर्स, राइट? रिटेलर करेगा, रिटेलर करता है। रिटेलर का नाम ही रिटेलर इसलिए है क्योंकि अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मुझे एक पैकेट किसी चीज की सिंगल रिक्वायरमेंट है, सिंगल बॉटल चाहिए मुझे, जैसे ये लेना है सिंगल स्प्राइट का बॉटल चाहिए, तो ऐसे केस में मैं जाकर होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से तो ले नहीं सकती। तो हु विल अल्टीमेटली डील विद द कंज्यूमर? दे आर रिटेलर्स, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द retailer and retailing and types of retailers. See, always understand that the retailers बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ तक कि जो आपके वेंडर वाले जो होते हैं, हॉकर्स होते हैं, these are also the part of the retailers, right? तो यहाँ पर हम types of retailers भी करें। मर्चेंट होलसेलर पहला नंबर एक्सप्लेन करना है। अच्छा, वो बहुत प्रकार का प्रोडक्ट के साथ डील करेगा, छोटा मोटा मतलब FMCG का सब प्रोडक्ट के साथ डील करेगा, और उसके पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा प्रोडक्ट के बारे में, बस। नेक्स्ट, इंटरनेट होलसेलर कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। इंटरनेट होलसेलर कौन बताएगा? यस आरती। यस मैम। मैम, इंटरनेट होलसेलर में रिटेलर को इंटरनेट के द्वारा ट्रांजैक्शन के द्वारा प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है। अच्छा, होलसेलर किसके साथ डील करता है? होलसेलर रिटेलर के साथ। एक नाम भी लिया था मैंने एक कंपनी का जो होलसेलर ई कॉमर्स साइट है, कौन है वो? कौन बताएगा मुझे? मैंने जिसका नाम लिया था एक। यस वेद। इंडिया मार्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़। जहां रिटेलिंग एक प्रोसेस है, वहीं रिटेलर जो है एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, जो बेसिकली अपना क्या करेगा, एक सेट करेगा, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट करेगा, शॉप वगैरह ओपन करेगा, स्टोर्स वगैरह ओपन करेगा, और अपने प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर को सेल करेगा। दे आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर एंड दे आर द मीडिएटर बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। मतलब ये मीडिएटर की तरह काम करेगा, किसके? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। या फिर कई जगह पे रिटेलर जो होते हैं वो जहां पर होलसेलर नहीं होता है वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको? वन लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन लेवल वाला सिचुएशन में क्या होता है कि रिटेलर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में भी मीडिएटर की तरह काम करता है, यानी इट विल वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। क्लियर है? तो लिखिए रिटेलर कौन है। लिखिए अ रिटेलर इज अ पर्सन, अ रिटेलर इज अ पर्सन, अ रिटेलर इज अ पर्सन। लिखिए a retailer is a person, a retailer is a person, a retailer is a person who has set up commercial, who has set up commercial। जब भी कभी वर्ड कॉमर्शियल आने का मतलब यही होता है कि जब आप किसी रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए जब कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल। तो हमेशा याद रखिएगा कॉमर्शियल वर्ड का मतलब, ठीक है। अ रिटेलर इज अ पर्सन हु हैज सेट अप a commercial establishment to sell goods and services
to sell goods and services, to sell goods and services in small quantities, in small quantities या smaller quantities, in smaller quantities to the end consumers, to the end consumers, to the end consumers for their personal use, for their personal use. A retailer is a person, a retailer is a person who has set up a commercial establishment, a commercial establishment to sell goods, to sell goods, to sell goods and services in small quantities or in smaller quantities to the end consumer, to the end consumer for their personal use, for their personal use. यानी कि यहाँ पर जो रिटेलर है बेसिकली वो कौन है, वो आपका जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करने वाला पर्सन है, वो कोई कॉमर्शियल शॉप स्टोर एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी रिटेलर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑनलाइन भी रिटेलर्स आर प्रेजेंट। आजकल तो दोनों मोड है, फिजिकल एंड द ऑनलाइन मोड, और वो प्रोडक्ट को किसको स्मॉल क्वांटिटी में सेल करेंगे, कंज्यूमर्स को। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? Yes, ma'am. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैं आप लोग को एक पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा ये कि Amazon जो है उसके अभी कुछ ब्रांड्स आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा Amazon बेसिक्स करके, Amazon बेसिक्स करके Amazon जो ऑनलाइन साइट है उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, हो गया 1 साल से ऊपर हो गया। तो जब भी कभी भी आप लिखिएगा ना Amazon जो है ना वो जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो Amazon बेसिक्स जो उसके पर्टिकुलर ब्रांड है, जो खुद Amazon की कंपनी का ब्रांड है, वो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। तो ऐसे केस में दैट इज अ पार्ट ऑफ द जीरो लेवल मार्केटिंग। नाउ है उसको स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी जरूर लिखिएगा। स्मॉल क्वांटिटीज में एंड यूजर यानी कंज्यूमर को सेल करेगा। कंज्यूमर एंड यूजर है जो वो पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदेगा, ना कि उसको वो रीसेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो रिटेलर का मतलब यही है। किसी को कोई डाउट जो रिटेलर का मतलब समझ में ना आया हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर, सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस, क्या फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग लिख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेलिंग तो कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, अपने से भी अपनी मर्जी से भी लिख ले। ऑफ रिटेलर्स, क्या क्या फंक्शंस है रिटेलर्स के, एंड तुरंत से फिर आप चलिए तो फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग का क्या मतलब है कि बेसिकली रिटेलिंग किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द एंड यूजर, मैं बस पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ, लिखिए डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द एंड यूजर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द एंड यूजर, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द एंड यूजर, यानी एंड यूजर तक डिलीवर करना प्रोडक्ट को। एंड यूजर में आपके कौन है, कंज्यूमर्स, ठीक है। एक हैसल फ्री एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कौन, आपका रिटेलर कंज्यूमर के लिए। प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, कंज्यूमर को सेल करता है प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो हर एक सिंगल कस्टमर तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा। मैं अगर एक कंज्यूमर हूं तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास सीधे ब्रेड का पैकेट लेने थोड़ी पहुंच जाऊंगी। सो रिटेलर का एक अपना इंपॉर्टेंस है कि वो कंज्यूमर तक एक सिंगल कंज्यूमर के साथ डील करे, पर्सनली इंटरेक्ट करे एंड प्रोडक्ट को सेल करे, ठीक है। सो ये फाइनल पहला इसका फंक्शन क्या है, एंड यूजर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना। नेक्स्ट है इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन चेन। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन और सप्लाई चेन, ठीक है। अब रिटेलर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर अगर कितना भी बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, बाकी होलसेलर अगर है या एजेंट्स हैं वो कितने भी प्रॉपरली प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाएं, बट इफ द रिटेलर विल नॉट गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंट वर्क, लाइक फाइनली जो कंज्यूमर तक प्रॉपरली नहीं पहुंचाएगा तो उसका पूरा फंक्शन फेल हो जाएगा।
सारे लोगों का फंक्शन, नॉट इवन रिटेलर बट द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड एजेंट। सो रिटेलर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क रिटेलर के हाथ में होता है, दैट इज टू डील विद द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इनको टारगेट मार्केट पे ध्यान देना, कस्टमर का क्या डिमांड है उसके बारे में कम्युनिकेट करना, किसको, अपने होलसेलर को, होलसेलर फिर कम्युनिकेट करता है मैन्युफैक्चरर को। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछा था कि अगर मान लो येलो कलर का जो टी शर्ट है वो सेल नहीं हो रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर किसको देगा, सबसे पहले रिटेलर को। तो यहाँ पर इंटरेक्शन कंज्यूमर का रिटेलर के साथ है। और फाइनली जो होल सिस्टम का एक ही गोल है प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक सेल करना, और वही अगर नहीं होगा तो दैट विल बी फेल, राइट, द होल सिस्टम विल बी फेल। तो इन दैट केस ये जो आपका रिटेलर है, they are taking a complex task as well as of the distribution of the goods and the target the consumers to sell the product। ठीक है, तो that's why it is an essential part of the distribution channel। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंसेस द होलसेलर। फाइनेंसेस द होलसेलर, फाइनेंसेस द होलसेलर का मतलब क्या है, जब भी होलसेलर से बुकिंग होगा गुड्स का, whenever the retailer is going to purchase the goods from the wholesaler, they are going to pay the some percentage of amount to the whole order। ठीक है, यानी कुछ ऑर्डर का एडवांस जो है ना रिटेलर पहले ही दे देते हैं होलसेलर को। जैसे मान लीजिए 50,000 या मान लीजिए 5 लाख का सामान जो है रिटेलर ने लिया किससे, होलसेलर से। अब 50 लाख रुपीस के लिए मतलब जो सामान है उन्होंने बुकिंग करा दिया, ऑर्डर कर दिया, तो ऐसे केस में कई बार 2 लाख 2.5 लाख जो है या 50% का अमाउंट वो एडवांस भी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं होलसेलर को फाइनेंस करने का भी काम, यहाँ मतलब क्रेडिट सिस्टम भी चलता है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है होलसेलर को फाइनेंस करने का काम भी कौन करता है, रिटेलर। ठीक है, होलसेलर जो बाकी ऑपरेशंस को कैरी करेगा, बाकी सारे जो भी उनको वर्क है वो करेगा, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, राइट, एंड ये पैसे उनको कहाँ से मिलते हैं, रिटेलर से। तो लाइक इन सम केसेस कहीं कहीं तो कैश भी मिलता है, यानी कैश में भी डील होता है, कैश भी रिटेलर्स किसको देते हैं, होलसेलर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंस करता है होलसेलर को। नेक्स्ट है स्टोर्स द गुड्स, रिटेलर की बात कर रही हूँ, स्टोर्स द गुड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, स्टोर्स द गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, स्टोर्स द गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई एक स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, अब मैं ये भी बता दिया था ना पहले, रिटेलर अलग अलग साइजेस की प्रेजेंट है, यानी छोटे रिटेलर भी है, बड़े रिटेलर भी, सब टाइप के रिटेलर्स हैं। मैं मान लो कि मैंने अपना एक शॉप लगाया हुआ है बोरिंग रोड में, ठीक है, तो बोरिंग रोड काफी क्राउडेड और बहुत डिमांडेड मार्केट है वहां का। ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 1 महीने में कम से कम मैं अप्रॉक्स ले लूंगी कि लाइक मान लो 50 to 80 मेरे ये प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में मुझे भी थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ेगा, नॉट लाइक होलसेलर बट लिटिल बिट स्टॉक वी आई जस्ट नीड टू मैनेज, राइट, क्योंकि आप एकदम से जब भी अगर आपके पास शॉर्टेज होगा तो आपको सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, होलसेलर को ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो 5 या 7 दिन के बाद आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आएगा। तो ये सिचुएशन ना हो, इसीलिए लिटिल बिट स्टॉक जो है वो रिटेलर भी रखेगा अपने पास। ठीक है, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझेगा, कंज्यूमर की डिमांड को समझेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर के साथ वही डील कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में वो लिटिल बिट क्वांटिटी या स्टॉक जो है वो रखेगा, किसके लिए, कंज्यूमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कोई रिटेलर्स का एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे 10 साल से अगर मेरी शॉप है तो आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस विद द कस्टमर कि ये प्रोडक्ट फटाक से सेल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में टाइम लगेगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ सेल फोरकास्टिंग द रिटेलर कैन डू एंड दे विल मेंटेन द स्टॉक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, offer wide variety of customers, offer wide variety of customers and enticing price range in a product line। ठीक है,
offers wide variety of customers and enticing price range in the product line. यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो रिटेलर्स होंगे वो वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट रखेंगे अपने शॉप में, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ द मर्केंडाइज, भले उनकी क्वांटिटी कम होगी बट द वेराइटीज बहुत सारे होंगे, ठीक है। और अट्रैक्टिव प्राइसेस वगैरह में रखेंगे, कम रेट में, कभी डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा और आपका जो बोल सकते हैं ज्यादा कस्टमर फाइनली सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर डिमांड बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगा। तो ये बेसिकली एम है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आपको अगर हैंडल करना है तो वाइड वेराइटीज ऑफ गुड्स जो है वो रखिए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कीजिए, ठीक है, और अट्रैक्टिव प्राइस रेंज या फिर कुछ डिस्काउंट्स भी दीजिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड कन्वीनियंस इन शॉपिंग, प्रोवाइड कन्वीनियंस इन शॉपिंग, प्रोवाइड कन्वीनियंस टू शॉपिंग, प्रोवाइड कन्वीनियंस टू शॉपिंग, ठीक है। अब जैसे कन्वीनियंस का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाए, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर घर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए मुझे सॉल्ट चाहिए, अब ऐसे केस में अगर मानिए कि हमारे घर के पास रिटेल शॉप नहीं होगा और मान लीजिए पूरे एक मार्केट में एक रिटेल शॉप होगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन। और मे भी हो सकता है कि मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इज इट कन्वीनियंस फॉर मी टू ट्रैवल लाइक दिस फॉर 5 किलोमीटर फॉर परचेजिंग अ सिंगल पैकेट ऑफ अ साल्ट, सिंगल पैकेट, हाँ सिंगल पैकेट। ऑब्वियसली एक सिंगल पैकेट सॉल्ट के लिए आप यहाँ से वहां ट्रैवल करें, दैट इज नॉट अ कन्वीनियंस। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली कुछ जो रिटेल शॉप्स होते हैं वो हमारे आसपास ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और हमारे लिए शॉपिंग करना कन्वीनियंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिटेल्स, राइट। तो यहाँ पर वही है कि रिटेलर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं शॉप वगैरह सेटअप करने का, या तो मार्केट एरियाज में या तो फिर लोकेलिटीज में या रेसिडेंशियल एरियाज में, ठीक है, और या तो स्कूल के पास, पार्क के पास, जहां पर लोगों का जाने का रीजन हो, क्लियर है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, शॉप्स की जो लोकेशन है दैट इज कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। तो ये है प्रोवाइड कन्वीनियंस इन शॉपिंग। नेक्स्ट है कि they communicate information, retailers communicate information about the consumer's demand. Retailers communicate with the retailers communicate about the information of consumer demand to wholesaler and manufacturer, यानी कि जो कंज्यूमर का डिमांड है उसके बारे में, उनके अभी लेटेस्ट डिमांड के बारे में, उनके प्रेफरेंसेस के बारे में रिटेलर कम्युनिकेट करेगा, किससे, होलसेलर को बताएगा ये चीज, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं मार्केट रिसर्च, मार्केट इंफॉर्मेशन को के लिए भी कौन बेसिकली काम आएगा, रिटेलर काम आएगा, और किसको ये इंफॉर्मेशन देगा, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स को। क्लियर हो गया। फंक्शंस ऑफ रिटेलर, फंक्शंस ऑफ रिटेलर सबको क्लियर हो गया। डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में लिखिए, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में लिखिए मोबाइल रिटेलर्स, मोबाइल रिटेलर्स, MOBILE, मोबाइल रिटेलर्स। मोबाइल रिटेलर्स का मतलब वो मोबाइल फोन वाले रिटेलर्स नहीं है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं ना, मोबिलाइजिंग जिसको कहते हैं, उसका यहाँ पर मतलब है मोबाइल रिटेलर्स। मोबाइल रिटेलर्स। नेक्स्ट लिखिए हॉकर्स, HAWKERS, हॉकर्स एंड पेडलर्स, PEDDLERS, पेडलर्स, हॉकर्स एंड पेडलर्स। नेक्स्ट लिखिए बेसिकली जो आपके होलसेलर, जो आपके रिटेलर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स जो हैं, उसमें ना दो तरीका होता है। एक होता है आपका जो बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, और एक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होंगे आपके स्ट्रीट वाले, जो स्ट्रीट फूड वाले रिटेलर्स हो गए, फिर आपके पेडलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, ठीक है,
जो घर पे आके देखते होंगे आप लोग, प्रोडक्ट वगैरह को क्या बैग में लेकर आते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई वीकली मार्केट लगता होगा, वहां पर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, देखा है कभी वीकली मार्केट लगता है? लाइक ये जो मार्केट्स होते हैं आपके, तो वीकली मार्केट्स वगैरह, ये कौन टाइप के रिटेलर में आते हैं? अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में जैसे सुपर मार्केट्स आपके आ गए, ठीक है, इवन आपके मॉम एंड पॉप शॉप्स वगैरह भी जो होते हैं ना, जो आसपास छोटे मोटे दुकान होते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज में आते हैं। ऑर्गेनाइज में आपकी मॉल्स हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, ये सारे आपके ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि और टाइप की कौन से रिटेलर्स होते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, ठीक है। फिर आपके कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, मॉल्स हो गए, MALLS, मॉल्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिख लिया आप लोगों ने, डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिख लिया सबने। फिर आपके कुछ चेन स्टोर्स हो गए, जिनके अलग अलग जगह पे चेन होते हैं, चेन स्टोर्स होंगे इसमें। कितने टाइप लिखवाया है मैंने? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, हॉकर्स, पेडलर्स, वेंडर्स, मॉम एंड पॉप शॉप्स, ये भी लिख सकते हैं। मॉम एंड पॉप शॉप्स जो हमारे घर के आसपास वाले जो शॉप्स होते हैं, उनको कहते हैं मॉम एंड पॉप शॉप्स। वो हो गए आपके सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, मॉल्स हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए। फिर स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए, जो स्पेशलिटी स्टोर जो सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल ब्रांड के साथ काम करते हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए। कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, जो 24/7 खुले होते हैं, वो हो गए आपके। फिर आपके डिस्काउंट स्टोर्स हो गए, जिसमें हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट या रेट पे मिलता है। फिक्स्ड रेट शॉप्स भी हो गए, जैसे 99, जिसमें सब कुछ 99 रुपीज में फिक्स होता है प्रोडक्ट। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ बेसिकली रिटेल्स है, ठीक है, रिटेल के ये सारे टाइप्स हैं। Okay, so let's move toward MCQ questions, and these are question number 36, ठीक है। These are dash elements of promotion mix. Yes, Adiba? Ma'am, 4. Muskan? 4. Suman? 4 मैम। आकांक्षा? 5. 4. क्या क्या है वो चारों, बताइए मुझे कौन कौन से हैं? Product, price, place and promotion. प्रमोशन मिक्स की बात हो रही है, प्रमोशन मिक्स। Sorry. तो मैम पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, Publicity. पब्लिसिटी और सेल्स डायरेक्ट प्रमोशन, सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, ठीक है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, फिर आपका एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। बट अभी 2 और भी एड ऑन हो गए हैं, दैट इज एक और आपका आ जाएगा। एक है आपका यहाँ पर पर्सनल रिलेशन, और एक डायरेक्ट भी हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन ऐसे अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम 4 की ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, dash is the marketing and financial value associated with brand strength in a market. Yes, Akanksha? Yes, Akanksha? Branding. Brand equity. Next, Muskan. ब्रांड इक्विटी, Next, Ved. ब्रांड इक्विटी, Adiba. Ma'am, brand equity. Yes, the answer is brand equity. It means the value of the brand, ठीक है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्रांड। जितना आपकी वैल्यू ब्रांड का अच्छा होगा इतना ही आप उससे फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। Dash is the marketing and the financial value associated with the brand strength in the market. यानी brand के strength से related, यानी brand के value से related, and then we just need to give the answer brand equity. Next question. Dash is the next stage of market segmentation. Who is going to tell me? Raise your hand. Dash is the next stage of market segmentation. Yes, Ved. Market targeting. A. Akanksha. A ma'am, market targeting. Suman. A ma'am, market targeting. Exactly. We already studied about the STP, that is segmentation, targeting, and positioning. So after market segmentation, what will be the next stage? That is market targeting, right? Question number 39. Testing before launching a product is known as? Yes, Adiba. Test marketing. Next. Muskan. acid test. Anyone else? Test. Yes, Ved. Acid test. टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज बेसिकली टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, इसको टेस्ट मार्केटिंग ही कहते हैं। क्यों इसको टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं? आप लोगों ने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़े हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस शायद वो टॉपिक नहीं हुआ है, उसको मैं कवर कर दूंगी, तो उसके बाद ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें 7 स्टेजेस होते हैं जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आप जब प्रोडक्ट डेवलप होता है या सबसे फाइनली कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज से पहले जो है हम 2 तरीके का टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लॉन्चिंग से जस्ट बिफोर होता है टेस्टिंग, और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले हम करते हैं कंसेप्चुअल टेस्टिंग। ठीक है, कंसेप्ट टेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर लॉन्चिंग से पहले की बात होगी तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग का यूज है, बट अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखा होता तब आपका कंसेप्ट टेस्टिंग आता है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। In dash stage, a product is well established in the market. Who is going to tell me the answer? Raise your hand. Question number 40. Yes, Ved. Maturity. Muskan. Maturity. Akanksha. Maturity ma'am. Suman. B ma'am, maturity. Anyone else who want to give answer of this? Maturity. Majority. Yes, Rajesh. What will be the answer? B sir, majority. Yes. Maturity. Exactly. The answer is maturity. What does it mean? कि यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट जब इंट्रोडक्शन स्टेज में है तब तो अवेयरनेस ही जनरेट कर रहे हैं, जब ग्रोथ में है तो लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन मैच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट इज द नोन, the brand is known and that is established in the market and the growth is now at the stable rate, यानी कि जो आपका ग्रोथ ऐसे ग्रोथ हो रहा था वो स्टेबल रेट में, स्टेबल स्टेज में आ गया। स्टेबल रेट में अब जो भी ग्रोथ है जो स्टेबल हो जाएगा वो, बिल्कुल, तो मतलब एक ग्रोथ पे आकर रुक जाता है, वो होता है मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज में आपका प्रोडक्ट है मार्केट में वेल एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, और सबसे लॉन्ग टर्म का स्टेज यही होता है, ग्रोथ से ज्यादा मैच्योरिटी स्टेज। Next question. Good marketing is no accident but a result of careful planning and dash execution, selling, strategies, research. What will be the answer? Yes, Ved. Execution. Anyone else? Anyone else? The answer is execution. गुड मार्केटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं कि एकदम से आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, बल्कि आपको एक अच्छे से प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, यानी कि उसको प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए, मार्केट में चला दीजिए उस चीज को। ठीक है, तो दैट इज अ गुड मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज managing the market process, monitoring the profitability of the company's product and services,
The art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. And the last one is developing marketing strategies to move the company forward. Yes, Muskan? C, the art and science of choosing target marketing. Akanksha? Yes, ma'am. C. Wait. C. एग्जैक्टली मार्केटिंग मैनेजमेंट एक तरीका है, एक आर्ट एंड साइंस है कि आप मार्केट को किस तरीके से चूज करते हैं, किस तरीके से कस्टमर्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड मेंटेन द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. सो द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Chimney sweeps employ people to clean fireplaces and chimneys in homes and apartments. The firm is primarily the marketer of which one of the following? An image, a service, a good, an idea. Yes, Muskan? A service. Ved? Service. Akanksha? Service, ma'am. Very good. Chimney sweeps employs people to clean fireplaces and chimneys. जहां पर भी cleaning and all आएगा, that is the part of services, right? Next question. Marketers often use the term dash to cover various grouping of customer people. Buying power, demographic segment, market. Yeah, sorry. Marketers often use the term dash to cover various grouping of customers. क्या होगा? People, buying power, demographic segment and market. Yes, Ved? Demographic segment. Yes. Next, anyone else? Demography segment. Yes, ma'am. Demographic. ठीक है, यहाँ पर आंसर अगर आप ग्रुप के हिसाब से देखिए तो मार्केटर जो यूज करते हैं टर्म को, वो मार्केट होगा टू कवर द वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर. आप मार्केट कवर कर रहे हो ना. डेमोग्राफिक सेगमेंट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर टारगेटिंग द पर्टिकुलर कंज्यूमर्स इन द डिफरेंट ग्रुप इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट प्लेस ही तो आप बनाओगे ना, ताकि आप ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर सको? सेगमेंट कर सको, राइट? द आंसर विल बी मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dash concepts holds that consumers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization products, production, selling, marketing, or holistic marketing. The dash concepts hold that consumers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization product. Yes, Muskan? Marketing. Anyone else? Anyone else? इसका मतलब है कि the dash concepts hold that consumers and businesses, if left alone, सिर्फ consumer और business को छोड़ दिया जाएगा, will ordinarily not buy enough of the organization product. क्यों? Because of the production. प्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें ज्यादा क्वालिटी वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया जाता है. ऐसे केस में अगर कंज्यूमर को छोड़ दिया जाए, बिजनेस और कंज्यूमर को, तो ऐसे केस में कंज्यूमर जो है ना प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं. ठीक है, तो द आंसर विल बी प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following would be best illustrate of a subculture? A religion, a group of close friends, your university, or your occupation? Yes, Adiba? Occupation. Yes, Muskan? A group of close friends. Anyone else? Anyone else? रिलीजन मैडम होगा. Religion. रिलीजन. यस मैम, रिलीजन. रिलीजन नहीं होगा, रिलीजन खुद कल्चर है. सब कल्चर का मतलब जो कल्चर के अंडर का पार्ट है. तो यहाँ पर जो सब कल्चर में आएगा, दैट कैन बी योर यूनिवर्सिटी एज वेल एज दैट कैन बी योर ऑक्यूपेशन, वेयर यू आर वर्किंग एंड वेयर देयर इज अ एटमॉस्फेयर.
ठीक है, एंड योर ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर रेफरेंस ग्रुप्स, ठीक है, जहां पर वो आपकी बेसिकली बेसिकली यहाँ पर वो आपको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, तो अगर मैं ये सबको देखूँ ना तो रिलीजन ही सबसे बेस्ट बैठता है, बट यहाँ सब कल्चर है, इसीलिए दैट कैन बी योर यूनिवर्सिटी एंड योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। आई गेस दीज क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ, ओके। तो आप लोगों से कब मिलेंगे, ट्यूसडे को, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके।